आई थिंक स्टार्ट हो चुका है। Yes, sir. ओके सर, अगेन गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अच्छा तो बेसिकली इकोनॉमिक लॉ का क्लास है। चलो इकोनॉमिक लॉ में आज एक स्पेशल टॉपिक पढ़ते हैं। स्पेशल टॉपिक मतलब हम लोग इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ का जो पार्ट है सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप में, उसमें हम लोग एक तरफ आपका बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ पढ़ रहे हैं सर, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स। मंडे वाला क्लास में हो जाएगा। और ऑलरेडी हम लोग कंपटीशन और इकोनॉमिक लॉ का बाकी पार्ट कवर कर चुके हैं, लेकिन स्टिल देयर आर सम लॉ जिसके बारे में जानना चाहिए। इसको आप इकोनॉमिक लॉ का एक पार्ट मानो या फिर स्पेशल टाइप ऑफ लॉ मानो, बट इकोनॉमिक लॉ का ही पार्ट है सर। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको सीधा पॉइंट पे लेके आता हूँ। स्क्रीन शेयर है सर? स्क्रीन शेयर है ना? यस सर। तो लॉ का नाम है सर बेनामी ट्रांजैक्शंस। क्या नाम है? बेनामी ट्रांजैक्शंस। ऐसे ये बेनाम का मतलब क्या है? नाम से भी बहुत कुछ पता चल जाता है सर। दिस इज नॉट इंग्लिश वर्ड सर। हाँ, बेनामी इट्स नॉट अ इंग्लिश वर्ड, इट्स अ, यू कैन से इट हिंदी और उर्दू। ठीक है, उर्दू लैंग्वेज कहाँ का है? इंडिया का ही है। हिंदी एंड ईरानी मिलके उर्दू बना है। ठीक है, पता है आप लोगों को उर्दू वर्ड कहाँ से आया? ये हिंदी और ईरान का लैंग्वेज मिलके बना है उर्दू। ये मुगल आने से पहले हमारे देश में ईरान का काफ़ी ईरानी लोगों का काफ़ी आना जाना था। और ईरानी कुछ लोग मतलब कुछ राजाओं ने भी हमारे यहाँ पर शासन कुछ कालों में किया था। और ईरान का लोगों का जो इफेक्ट है ना, ईरान का लैंग्वेज, ईरान का जो आर्किटेक्ट हम लोग देखते हैं ना सर, जो जिसको हम लोग नॉर्मली इस्लामिक आर्किटेक्ट या मुगल आर्किटेक्ट बोलते हैं, दीज आर एक्चुअली नॉट मुगल आर्किटेक्ट, दीज आर एक्चुअली ईरानी आर्किटेक्ट। ठीक है, आप कभी अगर ईरान जाने का आपको मौका मिलता है ना, मुगल तो एक्चुअली कोई था ही नहीं। मुगल एक जाजाबर जाति था जो मंगोलिया से, मतलब चाइना के ऊपर एक जगह है सर मंगोलिया, मंगोलिया से तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ऐसे डिफरेंट जो स्थान है, वो सब जगह का मिली जुली एक ट्राइब्स ग्रुप है सर, जो बाद में मुगल बना और बाद में इस्लामिक कन्वर्जन हुआ तो मुगल बना। बट एक्चुअली मुगल का प्रॉपर कल्चर कुछ नहीं है। मेन जो कल्चर एक्चुअली बिलोंग हुआ है, जो इस्लामिक कल्चर हम लोग इंडिया में देखने को मिलता है, ये बेसिकली जो आर्किटेक्ट है ना, ताजमहल से लेके लखनऊ घराना हम लोग बोलते हैं ना, दीज आर बेसिकली ईरानी कॉन्सेप्ट सर। ईरान, पारस, पारस जिसको हम लोग पारसी भी बोलते हैं, ठीक है, वहाँ से आया है। आप कभी अगर इतिहास को ठीक से जानने का कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट मैं ये बात कहाँ क्यों बोल दिया, मैं बेनामी से ये बात कर दिया। नाम है बेनामी जिसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, मतलब गलत नाम या बेनाम, बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट। सर ये एक्ट क्या काम करता है? सर ये एक्ट जो है ये बेसिकली ब्लैक मनी के ऊपर बना हुआ एक, मतलब ब्लैक मनी बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसको बेसिकली रोकना है, प्रोहिबिशन एक्ट है बेसिकली। बेनामी ट्रांजैक्शंस को प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है, कि ये नहीं कर सकते हम। सेक्शन ये 1988 का एक्ट है और इसका एक रिसेंट डेवलपमेंट भी आया है सर, दैट इज 2016। ठीक है, 2016 1988 का एक रिसेंट डेवलपमेंट है 2016। ठीक है, तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि ये बेनामी एक्ट है क्या, बेनामी ट्रांजैक्शन के थ्रू से प्रॉपर्टीज लेवल में होता क्या है। ठीक है, बेसिकली ये एंटी करप्शन लॉ है। क्या लॉ है सर? अगर हम लोग सिलेबस में भी हम लोग देखें तो जैसे हम लोग देख सकते हैं सर, यहाँ पर ये आपका इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ में दिस इज बेसिकली पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लॉ के अंदर ही आता है। बट आप इसको मोर स्पेसिफिकली, ये रहा, ये आपका कंपटीशन लॉ हो गया, ये आपका बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ हो गया। बिजनेस लॉ के अंदर ही आपका एक लॉ है एंटी करप्शन लॉ, सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में। और ये सीएसईए में फाइनल लेवल में भी इसका डिस्कशन जरूर होता है सर, नो डाउट। ठीक है, क्योंकि जानना चाहिए, डुप्लीकेसी का लॉ है, डुप्लीकेसी रोकने का लॉ है बेसिकली,
डुप्लीकेसी मतलब जो करप्शन होता है, करप्शन को रोकने का एक लॉ है, ठीक है। तो इसका नाम है सर बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट। इसमें बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी ट्रांजैक्शंस, प्रोहिबिशंस ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शंस, ऑथोरिटी एडजुडिकेशंस एंड ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सर ये पहले हम लोग सिंपल भाषा में जानेंगे कि बेनामी है क्या, ठीक है। पहले हम लोग सिंपल भाषा में जानेंगे कि ये बेनामी है क्या, फिर धीरे धीरे एक्ट के अंदर हम लोग चले जाएंगे। तो चलो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो व्हाट इज 1988 बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट एंड बेनामी ट्रांजैक्शंस अमेंडमेंट एक्ट 2016, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट टर्म द बेनामी एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। व्हाट इज द 1988 बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, व्हाट इज द बेनामी ट्रांजैक्शंस अमेंडमेंट एक्ट 2016 एंड व्हाई इज इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। रीड टू नो एवरीथिंग, ठीक है। अब इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने रूल लिया था। सुप्रीम कोर्ट रूल्स दैट बेनामी लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पुराने टाइम से नहीं लिया जा सकता, न्यूली जो आएगा उसको हम लोग देख सकते हैं। तेजस्वी स्केप्टिकल ऑफ प्रोपोज्ड अमेंडमेंट इन बिहार प्रोहिबिशंस लॉ, अच्छा उसको छोड़ो, ठीक है। ये 54% वैल्यू ऑफ बेनामी प्रॉपर्टीज डिक्रीज बाय 54% इन द पास्ट 3 ईयर। अब ये जो प्रॉपर्टी एक्ट का कॉन्सेप्ट है, मतलब बेसिकली बेनामी प्रॉपर्टी, मतलब एक्चुअली मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, मतलब प्रॉपर्टी किसी और का है लेकिन किसी और के नाम पे ट्रांजैक्शंस हो रहा है। आपको बात समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे है, एक्चुअली मानो मेरा प्रॉपर्टी, मैं अगर किसी मेरे घर के किसी काम वाली बाई के नाम पे रजिस्ट्री कर दिया, उनको कुछ अता पता है नहीं, ठीक है, उनको कुछ अता पता है नहीं, ठीक है। तो हम उनको बेसिकली मैनिपुलेट करते हैं, कुछ पैसा दे देते हैं और मेरा प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शंस कर देते हैं। The Supreme Court of India stated the provisions of the Benami Transactions Amendment Act unconstitutional on the grounds of being manifestly arbitrary. Some of the provisions deal with the 3-year jail term and penalty. 3 साल का जेल और साथ में पेनल्टी भी होता है। तो अगर मैं इसको आपको सिंप्लीफाई करूं तो बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट 1988 और 1988 बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट इज एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट दैट disallows certain financial transaction. This act labels Benami transaction as any transactions in which property is point इस लाइन पे थोड़ा देखिए सर, property is transferred to one person for the amount paid by another person. मानो मैंने किसी कोई प्रॉपर्टी मेरे नाम पे लिया, मेरे पास ब्लैक मनी था, कॉन्सेप्ट को समझना, मेरे पास ब्लैक मनी था, मैंने वो प्रॉपर्टी एक्चुअली ये मेरा है बट मैं उस पर किसी और का नाम दे रहा हूँ, एक्चुअली किसी का है बट मैं उस पर किसी और का नाम दे रहा हूँ। आपको बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, ये आप लोगों को पता है ना, जिस तरह से सेल कंपनी बनाया जाता है ब्लैक मनी बनाने के लिए, जैसे कंपनी के डायरेक्टर कौन है, किसी चाय वाला को डायरेक्टर बना के कंपनी बनाया जा रहा है ना? आप लोगों को पता है ना ये सब चीज़ें? पहले भी मैं क्लास में किसी ना किसी क्लास में डिस्कशंस किया हूँ कि कैसे ब्लैक मनी सेल कंपनी बनाया जाता है। जैसे रिसेंटली इंडिया में चाइनीज सेल कंपनी का बहुत चल रहा है सर। चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिसेंटली एक खबर आया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है इनका चाइनीज सेल कंपनीज के साथ बहुत कनेक्शंस है। इवन आपका ये रियलमी, रेडमी, ओप्पो, वीवो जो कंपनी है ना, उनके साथ एक चाइनीज एक पूरा गैंग मिला है जिसमें डुप्लीकेट वे में सेल कंपनी बना के ब्लैक मनी का काम चल रहा है। खबर मिला आप लोगों को? कश्मीर में उसका कुछ कनेक्शन जुड़ा गया है कि कश्मीर के ऊपर बेस करके वो लोग रजिस्टर्ड किया है, ऐसा ऐसा कुछ बात है, ठीक है। रिसेंटली हुआ सर, कुछ दिन पहले। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर एकदम बड़ा सिंपल है कि अगर आप किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो बट एक्चुअली प्रॉपर्टी आपका है और आप इसको बेसिकली क्यों कर रहे हो, ब्लैक मनी को बढ़ाने के लिए आप चाहते हो कि आपका ब्लैक मनी बढ़ जाए, ठीक है। जो बेसिकली डुप्लीकेट इनकम करना चाहता है वो बेनामी प्रॉपर्टी बनाता है, ठीक है, किसी और के नाम पे करता है जिसपे उसका कंट्रोल है, ठीक है। अगर मेरे घर पे जो काम वाली दीदी है या फिर मेरे घर पे जो चाय वाला, घर के सामने जो चाय वाला है, अगर उस पर मेरा कंट्रोल है, मैं उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी बाई करके उसको बेसिकली मैं यूज करता हूँ, ठीक है। तो इन विच प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू वन पर्सन फॉर द अमाउंट पेड बाय द अनदर पर्सन। In legal terms, it means any transactions in which property is transferred to one person for a consideration paid or provided is called a benami transactions. ये बेनामी वर्ड मैं आपको क्यों स्टार्टिंग में बोला कि बेनामी वर्ड एक्चुअली आया है सर। बेनामी वर्ड जो है ये एक्चुअली आया है आपका उर्दू वर्ड से, ठीक है। बेनामी इज एन उर्दू वर्ड दैट मीन्स विदाउट नेम और नो नेम, ठीक है, मतलब जिसका है उसका नाम ही नहीं। आपको समझ में आ रहा है सर? हेलो,
हेलो ज्योति, चौथा बात समझ में आ रही है कि नहीं? नंदिनी बोलो। Yes, sir. Benami is an Urdu word that means without name or no name. In this act, the word is used to define a transaction in which the real beneficiary is not the one, मतलब जिसका जो एक्चुअल उसका बेनिफिट लेता है, is not the one in whose name the property is purchased. जैसे हम लोग अगर रिसेंट बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो रिसेंट पॉलिटिकल करप्शन देख रहे हैं, ठीक है, मैं वेस्ट बंगाल का बात करूंगा। मध्य प्रदेश में भी कुछ स्कैम खबर आया है, बट दिस इज माय होम स्टेट, मुझे यहाँ का खबर ज़्यादा दिखता है या पता चलता है। तो रिसेंटली जिस तरह का यहाँ पर करप्शन का खबर बाहर आ रहा है, ठीक है, जिस तरह से CID, ED मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, ये लोग जिस तरह से इनकम टैक्स अथॉरिटी, इनके पास राइट है, ठीक है, तो ये जिस तरह से सबको बाहर निकाल के ला रहे हैं सर, ठीक है, बेनिफिशियरी कोई और है बट प्रॉपर्टी में किसी और का नाम, ठीक है, किसी मतलब बेनिफिशियरी कोई बड़ा पॉलिटिकल नेता है बट नाम किसी एक्ट्रेस का रहा है, किसी पुराना एक्ट्रेस का रहा है, कभी किसी चाय वाले का आ रहा है, कभी घर पे जो काम वाली है उसके नाम पे प्रॉपर्टी आ रहा है, ठीक है, हम लोग देख पा रहे हैं सर ये सब, ठीक है, मतलब बेसिकली ये क्या चल रहा है, ब्लैक मनी का एक खेल चल रहा है, ठीक है, ब्लैक मनी इंक्रीज करने का एक खेल चल रहा है, और नॉट जस्ट इन वेस्ट बंगाल, ये थ्रू आउट दी कंट्री है, ठीक है, ये थ्रू आउट दी कंट्री है। तो बेसिकली क्या है सर, एज ए रिजल्ट द पर्सन इन हुज नेम द प्रॉपर्टी इज परचेज्ड इज जस्ट ए मास्क, वो एक जस्ट ए मास्क है एंड द ऑफ द रियल बेनिफिशियरी, रियल बेनिफिशियरी के सामने वो एक पर्दा की तरह है, ठीक है, मतलब एक्चुअल जो ओनर है वो सामने नहीं है, बट वो पूरा बेनिफिट उसी का लेता है, ताकि उसके नाम पे कोई कार्रवाई ना हो, ताकि जो एक्चुअली बेनिफिट ले रहा है, मानो कि आप इलीगल वे से, ब्लैक वे से कमा रहे हो, आपके पास 5 करोड़ आ गया, आप 5 करोड़ से क्या कर रहे हो, लैंड परचेज कर लेते हो, आप ज्वेलरी भी खरीद लेते हो, ठीक है, आप हाउस या बंगला खरीद लेते हो, ठीक है, प्रॉपर्टी खरीद लेते हो। नाउ क्वेश्चन इज दैट ये प्रॉपर्टी का एक्चुअल मालिक मानो मैं हूँ, ठीक है, या आप हो, ठीक है, लेकिन आप ये सब अपने नाम पे नहीं, किसी और के नाम पे खरीदते हो, जो आपके घर पे कोई काम करते हैं, जो बेसिकली जिस पे आपका कंट्रोल है, या फिर जिसको आप ऐसे मास्क यूज कर, इसको आप एक्चुअली एज ए मास्क यूज कर, रियल बेनिफिशियरी जो है वो कोई और ही है सर, ठीक है, वो कोई और ही है, बट सामने मास्क लगा के या सामने एक पर्दा यूज करके हम ये बेनामी एक्ट के, बेनामी ट्रांजैक्शंस के थ्रू से ये काम कर रहे हैं सर, ठीक है। ये एक्ट भारत में फर्स्ट टाइम आया था 1988 में, ठीक है, नेम चेंज टू प्रोहिबिशंस ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट 1988, पहले आया था बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट प्रोहिबिशन एक्ट 1988, फिर चेंज होके हुआ Prohibitions of Benami Property Transactions Act 1988 by Section 3 of 2016 Amendment आया, is an act of the Parliament of India that prohibits certain types of financial transactions. इसमें certain types of transactions को, financial transactions को इसके अंदर लाया गया। The Act defines a Benami transaction as any transactions in which property is transferred to one person for consideration paid by another person, ठीक है, प्रॉपर्टी किसी और पे ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जिसका कंसिडरेशन कोई और दे रहा है, प्रॉपर्टी मेरा है बट मतलब प्रॉपर्टी का पेमेंट मैं कर रहा हूँ, मानो 1 करोड़ का पेमेंट मेरे तरफ से हो रहा है, बट प्रॉपर्टी के नाम भी किसी XYZ का नाम है, किसी XYZ का नाम, ठीक है, किसी अरे गहरे नेत्तू गरे का नाम है, बट प्रॉपर्टी में 1 करोड़ जो पेमेंट हो रहा है वो मेरे तरफ से जा रहा है, जिसका बेनिफिट भी मैं ही उठाने वाला हूँ, बट प्रॉपर्टी में उसका नाम नहीं, ठीक है। रिसेंटली बॉलीवुड में भी ऐसा कुछ स्कैंडल दिखाई दे रहा है सर, आप लोग अगर खबर रखते हो बॉलीवुड का, वहाँ पर भी कुछ ऐसे मतलब बेनामी ट्रांजैक्शन या फिर आप ऐसे बोलो बेनामी ट्रांजैक्शंस के साथ साथ यहाँ पर और एक चीज़ भी काम करता है, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, मैं नेक्स्ट लॉ में वो पढ़ाऊंगा आपको, मनी लॉन्ड्रिंग का केस, वो भी एंटी करप्शन लॉ है, ठीक है, तो जिसमें आप खबर आ रहा है, इवन आप लोगों को खबर है क्या जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये बड़ा ही फेमस एक एक्ट्रेस है, क्या नाम है, एक्चुअली वो श्रीलंकन है बट इंडिया में काम करते हैं, जकलीन फर्नांडिस, हाँ, आप लोग सुना है, वहाँ पर कुछ खेल चल रहा है, वो कुछ मनी लॉन्ड्रिंग और ऐसे ही ब्लैक मनी का कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा है, खबर मिला आप लोगों को? हाँ सर, ठीक है, तो ये सब चीज़ जो भी होता रहता है, सब चीज़ों पर खबर रखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली क्यों बनाया जाता है, ये कौन करता है, ये बेनामी ट्रांजैक्शंस कौन करता है, जिसका ब्लैक मनी है, जो सरकार के घर में टैक्स नहीं देना चाहता, इलीगल वे में इनकम करता है, ठीक है, द वे ऑफ इनकम इज टोटली इलीगल, ठीक है,
तो and were thought to contribute to the Indian black money problems. ठीक है. And the act bans all Benami transactions and gives the government the right to recover property held Benami without paying any compensation. और गवर्नमेंट के पास ये पावर भी आ जाता है कि सरकार एक पैसा कंपेंसेट नहीं करेगा, ठीक है, एक पैसा कंपेंसेट नहीं करेगा और आप पूरा का पूरा प्रॉपर्टी गवर्नमेंट आपसे छीन सकता है और साथ में आपको जेल में भी डाल सकता है, ठीक है, ऊपर से आपको पेनल्टी भी लगा सकता है. The act came into force on 5th September 1988. Although Benami transactions are now illegal, the act had limited success in curbing them. ठीक है, इसको एक्चुअली बेनामी ट्रांजैक्शंस आने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि ये ब्लैक मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. बेसिकली इसके पीछे मैं जितना समझता हूँ सर कि ऑनेस्ट ऑफिसर्स, ऑनेस्ट अकाउंटेंट, ऑनेस्ट सेक्रेटरीज का बहुत बड़ा रोल प्ले है. हमारे देश में भी प्रॉब्लम यही है सर, ऑनेस्टी गायब हो रहा है. ठीक है, सभी कोई पैसा के पीछे भाग रहा है कि ठीक है तुम 5 करोड़ 10 करोड़ कमाओगे, बदले में हम तुमसे अगर 1 करोड़ ले लेते हैं, मेरा पॉलिटिकल बैकअप है, ठीक है, मेरा पॉलिटिकल कनेक्शंस है, तो सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं. ठीक है, मतलब आजकल ना जो रेस चल रहा है मुझे समझ में कभी कभी नहीं आता है कि ये मनी के पीछे भागने का जो रेस है. रीजनेबल कमाए ना सर सभी कोई, रीजनेबल मेहनत का कमाई में प्रॉब्लम क्या है, रीजनेबल अर्निंग, ठीक है, मेहनत का कमाई मतलब मेहनत जितना करेंगे उसके हिसाब से कमाते रहे और सभी को एक रीजनेबल इनकम करें. इसमें क्या होता है ना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सोसाइटी ना एक सही ढंग पे चलता है. लेकिन ये क्यों नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो पा रहा है सर क्योंकि हमारा वैल्यू सिस्टम गायब हो रहा है. हमारा वैल्यू सिस्टम गायब हो रहा है सर, हम लोग किसी दूसरे सिस्टम को कॉपी करने चाह रहे हैं सर. ये सोशल मैटर है, आप शायद बात को नहीं समझ रहे हो. सिर्फ एक्ट लाके ब्लैक मनी का प्रॉब्लम सॉल्व होना इतना पॉसिबल नहीं है, इवन बहुत मुश्किल है सीरियसली. अब कितना चीज नियम बना के सिखाओगे लोगों को. ये जो हम लोग बात करते हैं ना, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है देश में, पैसा बहुत है सर देश में. प्रॉब्लम है कि मनी का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मनी का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. और ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऐसा नहीं कि सबके अंदर बांट दो, इस तरह से भी नहीं होता. सबके अंदर बांटना नहीं है, सबको इक्वल कंट्रीब्यूट करने का मौका देना है. इसके लिए अपर लेवल में कुछ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए. ठीक है, कोई मेहनत करके इनकम करे वो अलग चीज, ठीक है, एक बिजनेस करके इनकम करे वो अलग चीज, लेकिन करप्शन करके इनकम तो बंद होना चाहिए. आपके दिमाग में बुद्धि है, आप बिजनेस करते हो, आप वर्ल्ड रिचेस्ट बनते हो, वर्ल्ड टॉप रिचेस्ट बनते हो, दैट्स अ डिफरेंट पैरामीटर. बट कम से कम करप्शन तो ना करे, अंडर द टेबल तो ना करे, है ना. कम से कम ये सब तो बंद होना चाहिए सर, क्योंकि यही तो है ब्लैक मनी का मेन जड़, है ना. यही तो ब्लैक मनी का मेन जड़ है. तो ये कहाँ का प्रॉब्लम है, ये इकोनॉमिक का प्रॉब्लम नहीं है, ये इकोनॉमिकल इश्यूज नहीं है, ये सोशल इश्यूज है. जब किसी भी सोसाइटी में वैल्यू गिर जाता है ना सर, वैल्यू डाउन हो जाना मतलब मोरल्स, वैल्यूज, रेस्पेक्ट, ये जब दिन दिन खत्म हो जाता है ना, वही प्रॉब्लम करता है. अब ये कैसे रिस्टोर होगा, इसके बारे में लॉ बनाएंगे क्या? नहीं सर, इसके बारे में लॉ कुछ नहीं कर सकता. वैल्यू रिस्टोर कैसे करोगे लॉ बना के? मुझे नहीं लगता. ये ओनली इसका एक ही उपाय है सर, प्रॉपर एजुकेशन. प्रॉपर एजुकेशन. और अगर आप बोलोगे सर पुराना बात कर रहे हो, सर यस, ओल्ड एजुकेशन. इंडिया का जो पुराना सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, अगर आप मुझे पूछोगे कि सर क्या एकदम आदम जमाने में चले जाए, इट्स लाइक दैट, वेदों के जमाने में जाना पड़ेगा. ठीक है, जिस टाइम पे वैल्यू कॉन्सेप्ट था. ठीक है, अगर एजुकेशन सिस्टम में हम लोग वो बदलाव ला सकते हैं, वो चेंजेस ला सकते हैं, तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. एक्ट बना के कुछ लोगों को जेल में डाल के, किसी का लाइसेंस छीन के, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो सकता. शॉर्ट टर्म में कुछ राजनीति, कुछ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हो सकता है, कुछ पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जा सकता है कि देखो बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया. ठीक है, बट जब तक पब्लिक अंदर से नहीं सुधरेगा, जब तक सोसाइटी अंदर से नहीं सुधरेगा, इनसाइड चेंजेस जब तक नहीं होगा, तब तक ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इक्विटेबल वैल्यू सिस्टम जब तक नहीं होगा ना, तब तक ये ब्लैक मनी इश्यूज नहीं होगा सर, चेंज नहीं होगा. और ये बेनामी ट्रांजैक्शंस डे बाय डे बढ़ता जाएगा, करप्शंस बढ़ता जाएगा. और ये बेनामी ट्रांजैक्शन ही तो है जिसके कारण आतंक का भी एक बहुत बड़ा कनेक्शन है.
मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी ट्रांजैक्शंस, लोग ग्रीड में आके अपने एनिमी के साथ टाई अप कर लेता है। ग्रिड इतना खतरनाक चीज है, ठीक है। वो पता ही नहीं चलता है कि कौन सा चाइनीज कंपनी के साथ वो कनेक्शन कर लेता है, चाइनीज कंपनी के थ्रू से डेटा मैनिपुलेट करके डेटा बाहर चला जाता है, पाकिस्तानी उसका यूज करके हमारे यहाँ पर अटैक कर देता है, ठीक है। किसी का प्रॉपर्टी का लोभ दिखा के प्रॉपर्टी ले लेता है। तो इट्स मतलब क्या बताएं, मतलब ये होल सिनारियो ना कहीं एकदम देश के इंटेलिजेंस के ऊपर अटैक कर देता है, पता ही नहीं चलेगा। एक ग्रीड ऐसा चीज है। तो जो भी हो, तो ये एक बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है। भले ही लॉ बहुत सीमित है, बट ये बहुत ही खतरनाक चीज है। In 1973, the Law Commission of India, after studying various acts and prevailing Benami system, recommended formulating an act to tackle the issues. 1973 से ही सरकार को इसका भनक लग गया था कि भाई देश में corruption बढ़ रहा है। According to the Benami Transactions or Prohibitions Act 1988 was enacted by the Parliament, which came into force on 19th May 1988. However, due to various deficiencies in the Act, the rules required for operationalizing the Act were not framed. To address these deficiencies, several years later, in 2011, the Government of India introduced Benami Transactions Bill in 2011. और उसके बाद ये मोदी गवर्नमेंट आने के बाद करंट जो बीजेपी गवर्नमेंट चल रहा है सर, in an attempt to curb black money, in July 2016, Modi government decided to amend the original act, which was subsequently passed the Parliament of India as the Benami Transactions Amendment Act 2016, and thereafter the government notified the provisions of the act to come into force from 1 November 2016. मेन न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आया था द हिंदू का बेसिकली, along with the black money, undisclosed foreign income and assets, मतलब black money के साथ साथ foreign income and assets को भी undisclosed करने का जो concept है, and imposition of tax 2015 with the help of government in its fight against black money both within the and outside the country, जिसके ऊपर बेस करके 2016 में आप लोगों को पता है ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिसमें रातों रात आपका करेंसी को, याद है ना, नोट बैन कर दिया था, करेंसी बैन कर दिया था ना, वो भी इसी डिमोनेटाइजेशन। वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड। डिमोनेटाइजेशन दैट इज आल्सो यही बेनामी ट्रांजैक्शंस, मनी लॉन्ड्रिंग का ही एक वन ऑफ द बिग इश्यूज है सर, ठीक है। द 2016 एक्ट आल्सो हैज सेफगार्ड mechanism such as the adjudicating authority and the appellate mechanism for appeals, ठीक है। The act prohibits illegal benami transactions and prohibits imprisonment up to 7 years, 7 साल तक का जेल, and fine violation of the act which may extend to 25% of the fair market value of the benami property. जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है उसका 25% तक आपको फाइन भी कर सकता है, साथ जेल में भी दे सकता है, और साथ में आपका प्रॉपर्टी भी छीन लेगा। आपका प्रॉपर्टी भी, जिसको लोग बोलते हैं बाजेयाप्त कर लेना या जब्त कर लेना, ठीक है। बाजेयाप्त या जब्ती, ठीक है। द एक्ट एस्टैब्लिश 4 अथॉरिटीज हु विल बी एबल टू कंडक्ट इंक्वायरीज रिगार्डिंग बेनामी ट्रांजैक्शंस। नेम ऑफ द अथॉरिटी कौन कौन कर सकता है? इनिशिएटिंग ऑफिसर्स। इनिशिएटिंग ऑफिसर नॉर्मली असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। रिस्पांसिबिलिटी क्या है? नोटिस एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अप्रूविंग अथॉरिटी एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और द जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। Notice to fund is evidence. Administrator, income tax officers, possessions and management of properties confiscated, ठीक है। confiscated मतलब जब्त कर लेना, ठीक है। and adjudicating authority में कौन रहते हैं? officers drawn from ITD, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जिनको ऑफिसर्स को दिया जा रहा है। confiscation and wasting of property, मतलब वो बेसिकली जब्त करने का काम करता है। तो ये बेसिकली कौन कौन ये कर सकता है इसके बारे में बोला, ठीक है। इसके ऊपर बेस करके एक 26 जुलाई 2017 में under this current government, ठीक है, told the Rajya Sabha that after coming into force from 1st November 2016, properties worth rupees over 800 crore, जो प्रॉपर्टी का वैल्यू 800 करोड़ से भी ज्यादा है, were under the attachment in more than 400 proxy transactions. Cases identified so far. Furthermore, the government has set up 24 Benami prohibition units across India for taking action under the Benami Act. ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको एक करंट सिनेरियो बताया कि बेनामी एक्ट को या बेनामी ट्रांजैक्शंस को, इलीगल बेनामी ट्रांजैक्शंस को कम करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारा स्टेप्स तो उठाया जा रहा है, बट मैं आपको जो डाउट बताया कि क्या इस तरह से कुछ हो सकता है, हाँ थोड़ा डरा के जो होगा शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म में इसका क्या बेनिफिट होगा या क्या बेनिफिट हो सकता है वो कहना मुश्किल है, क्योंकि
बोला ना आपको, मोरालिटी का इश्यूज है सर। ठीक है, चोरी करना है ना, ये सब तो चोरी है ना। कोई नॉर्मल छोटा छोटा चोर चोरी करता है हम उसको चोर बोलते हैं, बड़े बड़े लोग जब चोरी करते हैं उसको हम लोग स्कैंडल बोलते हैं। ठीक है, वो भी चोरी तो है ना, चोरी करना, डिकॉइट करना। ठीक है, तो बेसिकली चोरी डिकॉइट इट्स नॉट अ डिफरेंट थिंग। छोटा चोर भी चोर है और बड़ा चोर भी चोर ही है। ठीक है, कोई पॉलिटिशियन चोरी करे वो भी चोर ही है। ठीक है, चाहे अपने लिए करे चाहे पार्टी के लोगों के लिए करे, जिसके भी लिए करे, चोरी क्यों करना है भाई? हाँ, बेनामी काम ही क्यों करना है? जो करना है बोल के करो, ट्रांसपेरेंसी रखो। ठीक है। Now question is that sir, what is 1988 Property Act, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट मैंने आपको बताया। What is बेनामी ट्रांजैक्शन अमेंडमेंट एक्ट? सर ये अमेंडमेंट आया मतलब 1988 में कुछ प्रॉब्लम था, मतलब उसमें प्रॉपरली ब्लैक मनी कर्व नहीं हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने द मोटिव ऑफ दिस अमेंडमेंट वाज टू कर्व द ब्लैक मनी। This amendment came into force in November 16, 2016. This new law amended of the Benami Transactions Act 1988 and renamed the same as Prohibitions of Benami Property Act 1988. what is the motive behind बेनामी transactions? मोटिव क्या है मेनली गवर्नमेंट का बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट के पीछे? ठीक है, apart from the curbing black money, the motive of amendment act was to strengthen the benami act 1988 को और strong करना। Here are some points you should know. Many transaction in real estate, basically property डील में unaccounted investment, अनअकाउंटेड इन जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है और इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, और ये बेनामी ट्रांजैक्शंस के थ्रू से इसको बेसिकली किया जा सकता है। बट वही बात है सर, कौन करेगा? अगर सभी कोई करप्टेड है तो कौन करेगा? ये प्रॉब्लम है सर, ये प्रॉब्लम है। जैसे कहते हैं, जैसे पाकिस्तान में धमाका होता है ना, रोज इधर ब्लास्ट होता है रोज उधर ब्लास्ट होता है, और हमारे भारत में ब्लास्ट कम होता है करप्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एक कहीं पर दो कॉमेडियन के बीच में बात हो रहा था, मैं सुन रहा था, एक पाकिस्तानी कॉमेडियन था एक इंडियन कॉमेडियन था, किसी मूवी में देख रहा था शायद। तो बोलते हैं कि मतलब मोहतरमा, मतलब कोई एक लेडीज था, तो बोलते हैं मोहतरमा हमारे पाकिस्तान में जितना डेली का विस्फोट होता है आपके यहाँ पर उतना करप्शन होता है। ठीक है, तो इट्स लाइक दैट कि ये करप्शन को कम करना इट्स अ वेरी डेंजरस चैलेंज करेंटली फॉर इंडिया। ठीक है, तो बेनामी एक्ट कैन हेल्प गवर्नमेंट to stop black money from circulating in the system. Government can increase tax revenue by bringing down the corruption and false trade practices. जो मिथ्या बिजनेस प्रैक्टिसेस दिखता है ना, फॉल्स कंपनी बनाना है ना, फेक कंपनी बनाना जिसको हम लोग सेल कंपनी बोलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर बेस करके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देना। इट कैन इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी इन इंडियन बिजनेस। बिजनेस में ऑनेस्टी लाना गवर्नमेंट का मेन टारगेट, इस लॉ का मेन टारगेट है। अब गवर्नमेंट कितना इफेक्टिवली इसको करना चाहता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछते हैं कभी कभी, हु इज बेनामीदार? बेनामीदार कौन है? अगेन इट्स अ हिंदी उर्दू वर्ड। बेनामीदार इज अ पर्सन, बेनामीदार इज अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर पर्सन टू एंटर बेनामी ट्रांजैक्शन। ठीक है, हु हेल्प्स एंटर अ पर्सन टू एंटर बेनामी ट्रांजैक्शन। दिस पर्सन may also get liable to pay a fine of up to 25% of the fair market value of such बेनामी property or get jailed 1 to 7 years। फाइन भी लगेगा, प्रॉपर्टी तो जब्त होगा ही, और 1 से 7 साल तक का जेल भी हो सकता है। ठीक है सर। हाँ बोलो सर। ये तो बहुत हुआ ना डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे। हाँ सर हुआ ना, इसी इसी के कारण तो हुआ है। इसीलिए तो रिसेंट रिपोर्ट भी ये बता रहा है कि 54% के आसपास हमारे देश में बेनामी प्रॉपर्टी डिक्रीज हुआ, और इसी एक्ट के कारण ही तो हुआ है 2016 में। यही तो मेन रीजन था, यही तो मेन रीजन था जिनको पकड़ने के लिए ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था। ठीक है, तो डिमोनेटाइजेशन में मतलब वो लोग मिला या नहीं मिला तो नहीं पता, लेकिन ऐसा और भी ट्रांजैक्शन तो हुआ। डिमोनेटाइजेशन में ऐसा, मैं समझा नहीं सर, मेरे को बोलो। मतलब डिमोनेटाइजेशन के टाइम बेनामी ट्रांजैक्शन और भी कर रहा था आदमी। डिमोनेटाइजेशन में बेनामी ट्रांजैक्शन हाँ बढ़ रहा था, लेकिन वो ज्यादा अमाउंट पे तो नहीं हो रहा था सर, छोटा मोटा अमाउंट में हो रहा था ना। हाँ, अमाउंट तो छोटा में था। काफी स्मॉल अमाउंट था ना, करोड़ों में ट्रांजैक्शन तो नहीं हो पा रहा था, है ना। जैसे कोई 4 लाख में कर रहा था, कोई 5 लाख में कर रहा था, वो डर के मारे लोग इसको उसको दे रहा था। ठीक है, तो बेसिकली वो छोटा मोटा एडजस्टमेंट है, लेकिन जो बड़ा एडजस्टमेंट है वो तो पकड़ा गया ना सर, वो तो नहीं ला पाया अपना पैसा, वो कैश तो बेकार ही चला गया।
है ना, कितना कर पाएंगे आप? मतलब ये बेसिकली एक बेसिकली ये सरकार की तरफ से एक चेतावनी था। इट्स लाइक क्या बोलते सर उसको, मतलब सुधर जाओ नहीं तो बाद में और प्रॉब्लम बढ़ेगा। सर ये गवर्नमेंट की तरफ से ये होना चाहिए। पब्लिक सुनता नहीं है ना, यही तो मैं बताना चाहता हूँ आपको। पब्लिक समझना नहीं चाहता। गवर्नमेंट कोशिश करता है कभी कभी, कुछ कुछ गवर्नमेंट है जिसमें ऑनेस्टी दिखता है। अगर आप भी थोड़ा सा खुले आंखों से देखोगे ना, आपको भी दिखेगा कि हाँ सर कुछ तो कोशिश चल रहा है गवर्नमेंट लेवल में। बट पब्लिक का साथ नहीं मिलता, बिकॉज पब्लिक ज्यादातर केस में ना करप्शन के साथ ज्यादा होता है। मतलब सभी लोग नहीं सर, बट क्या है ना, चाहे ना चाहते, मतलब कभी कभी अनचाहा हुए में भी ना पब्लिक करप्शन का साथ दे देता है। भाई मुझे क्या है, मेरा मेरा मैं क्यों अपने आप को प्रॉब्लम में डालूं। इट्स लाइक दैट। मतलब ये जब तक और गवर्नमेंट को भी एक डर लगता है, क्योंकि उसको भी वोट बैंक देखना होता है। सबको डर होता है, वोट बैंक इज अ वेरी बिग इशू, ठीक है। लेकिन वही एक गड़बड़ है। पब्लिक अगर सुधर जाएगा ना सर, इसीलिए तो बोलते हैं डेमोक्रेसी में राजा कौन, पब्लिक है। प्रजा कैसा, राजा जैसा, ठीक है। अगर प्रजा जिस दिन अच्छा हो जाएगा ना, मतलब बेसिकली पब्लिक, उस दिन डेमोक्रेसी में राजा पब्लिक को बनना है। राजा मंत्री नहीं बन सकता, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर डेमोक्रेसी में हॉट सीट क्यों लेगा। हाँ, हम लोग क्यों डरते हैं पॉलिटिकल पार्टी से? नहीं डरना चाहिए। उनको दिखा देना चाहिए उनका औकात। भाई तुम सीट में बैठे हो, तुमको मैनेजर हमने बनाया, ये औकात तुम याद रखना। ज्यादा चोचलागिरी करने से हर 5-5 साल में हटा दो। जरूरत पड़ने से गवर्नमेंट फॉर्म ही मत करो। एकदम डायरेक्ट मिलिट्री शासन लगाने का, गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगा, प्रेसिडेंट रूल लगा दो। सुनने में थोड़ा खराब लगता है, पर जिस तरह का पॉलिटिकल इश्यूज हम लोग देखते हैं ना कुछ स्टेट्स में, जिस तरह का मतलब एक अनस्टेबल एक सिचुएशन गवर्नमेंट लेवल में कभी कभी क्रिएट होता है। कभी कभी मुझे लगता है एकदम मिलिट्री शासन कर देना चाहिए, सुधर जाएगा, सब सुधर जाएगा। 2-3 साल मिलिट्री में रहेगा ना, सुधर जाएगा। और मतलब ये जरूरी है। कभी कभी मुझे लगता है, कभी कभी तो मुझे किम जोंग का रूल्स भी मुझे लगता है कि सही है मतलब सबको एक आर्मी ट्रेनिंग लेना चाहिए, ठीक है। ये कभी कभी मुझे बहुत जरूरी लगता है, ठीक है, कि नहीं पब्लिक को ना डिसिप्लिन करना है। ऐसे सुभाष बोस बोला था। सुभाष बोस मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये चीज बताया था कि जब देश इंडिपेंडेंट हो जाएगा 1947 के बाद, देश को सोशलिज्म के अंडर रखना है। देश को डायरेक्टली डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर नहीं लाना है। देश चलेगा बट सोशल कॉन्सेप्ट में चलेगा, मतलब जिसमें मतलब बेसिकली इट्स लाइक क्या बताया सर आपको, थोड़ा हिटलर पंथी बोल सकते हो आप। इट्स लाइक कि कंट्रोलिंग वे में चलेगा। मतलब पब्लिक के ऊपर इतना भी ज्यादा फ्रीडम नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी ब्रिटिश के कंट्रोल में पब्लिक पागल था। अब फ्री होके ना वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। तो इसीलिए पहला 30 इयर्स, ये सुभाष बोस का कहना था कि इसके बाद 30 इयर्स ब्रिटिश जैसा, देखो ब्रिटिश जिस तरह से हमारे साथ किया था वो तो गलत किया था, बहुत गलत किया था। लेकिन ब्रिटिश जाने के बाद पावर शिफ्ट होगा और पावर कंट्रोल करेगा गवर्नमेंट, फ्रीडम नहीं आएगा। लेकिन फ्रीडम दे दिया गया था, प्रॉपर वे में उसको कंट्रोल नहीं किया गया। ब्यूरोक्रेसी में ज़्यादा पावर चला गया था और ब्यूरोक्रेसी इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठाया, और ब्यूरोक्रेसी के कारण ही करप्शन दिन पे दिन बढ़ता गया। क्योंकि ब्यूरोक्रेट अगर करप्टेड रहेगा आपके कंट्री में, तो नो डाउट कंट्री करप्टेड हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है सर। जो भी हो, आई होप आपको समझ में आया कि ये बेनामी ट्रांजैक्शंस का मेन प्रॉब्लम क्या है और इसको कैसे संभाला जाता है, इसके ऊपर बेस करके क्या पेनल्टी लगाया गया है। अब आप लोग एक काम करना सर, इंस्टीट्यूट के मैट में जाना और एंटी करप्शन लॉ के अंदर बेनामी ट्रांजैक्शंस को आप थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना। यहाँ पर आपको कुछ डेफिनेशंस भी पढ़ना पड़ेगा सर। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सेकंड। नंदिनी तो था, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ ठीक है, यहाँ पर आप, ठीक है, यहाँ पर मैंने जो इंट्रोडक्शन में आपको समझाया कि ये क्या है नहीं है, ठीक है।
देखो द सैलिएंट फीचर्स ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शंस एंड 1988 का पूरा फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, जो मैंने आपको अभी तक समझाया। It defines a Benami transactions and Benami property and also provides for exclusion and transaction which shall not be constitute Benami. It provides the consequence of entering into a prohibited Benami transaction. It lays down the procedure for determination related penal consequences in case of prohibited Benami transactions. It also provides that the power of civil court shall be available to authorities under the said act. मतलब कोर्ट का क्या पावर है, ऑथोरिटीज का क्या पावर है, मिसलेनियस प्रोविजंस हैव बीन प्रोवाइडेड, ठीक है, इट प्रोवाइड्स फॉर ट्रांसफर इन शूट एंड प्रोसीडिंग्स, ठीक है, Benami transactions pending in any court, high court or tribunal for before any authority or appellate tribunal, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में, पावर के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। अटैचमेंट क्या है? Attachment means the prohibitions of transfer, conversion, disposition of movement of property by an order issued under the Act, Section 2, Subsection 5. Benami property क्या है? Benami property means any property which is the subject matter of Benami transaction and also includes proceeds from such property, Section 2, Subsection 8. Benami transactions क्या है? As per the Section 2, Subsection 9 of the Benami transactions means a transactions or an arrangement where the property is transferred to or is held by a person and the consideration for such property has been provided or paid by another person. ठीक है, the property is held by for immediate or future benefit, direct or indirect of the person who has provided the consideration except when the property is held by, अच्छा except कुछ exception भी दिया है, अगर कोई करता मतलब HUF का member of HUF as the case may be and the property is held for this benefit or benefit of other members in the family and the consideration for such property has been provided or paid out to the known sources of Hindu undivided family, so then that is not a Benami transaction. A person standing in a fiduciary capacity, मतलब fiduciary मतलब जिसको benefit मिलने वाला है close relations में, fiduciary capacity for the benefit of another person towards whom he stand in such capacity and includes a trustee, executor, partner, director of a company, a depository or a participant as an agent of the depository under Depositories Act 1996 and any other person as may be notified by the central government for this purpose. Any person being an individual in the name of his spouse or in the name of any child of such individual and the consideration for such property has been provided or paid out of the known source of individual. मतलब आप जो भी खर्चा कर रहे हो कहाँ से कर रहे हो, if you can establish the source properly तो फिर आपको कभी भी नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर आप सोर्स सही तरह से नहीं बता सकते, ठीक है, तो फिर आपका ये प्रॉपर्टी बेनामी में आ सकता है और वो फिर जब्त भी हो सकता है। तो बस बेसिकली कुछ सिंपल मैटर यहाँ पर डिस्कस किया गया। बेनामीदार कौन है, बेनिफिशियल ओनर कौन है, फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, फार्म कौन है, पार्टनर कौन है, पार्टनरशिप क्या है, पर्सन कौन है, प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसफर क्या है, क्या बताया सर, ये सब ऑलरेडी आप लोगों को मैंने टैक्स में पढ़ाया, दूसरे लॉ में भी पढ़ाया, ठीक है। तो जस्ट एक बार आप लोगों को ना क्या करना चाहिए, एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए, ठीक है, एक बार आपको गो थ्रू करना चाहिए। पर्सन स्पेसिफाइड एज ए बेनामीदार, any person referred to as the beneficial owner therein identified as such, any interested party including a banking company, any person who has made a claim in respect of the property, Benami Transactions Act 1988 इसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर कॉन्फिस्केशन एंड वेस्टिंग ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी जब्त कैसे किया जाता है उसके बारे में क्या बताया गया है। मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केटेड, जो प्रॉपर्टी जब्त किया गया उसको मैनेज कैसे किया जाएगा। Section 28 relates to management of properties confiscated under the Act. Subsection 1 of this section provides that administrators shall have the power to receive and manage the property in relation to which an order of confiscation under subsection 1 and section 27 has been made in such a manner and subject to such conditions as may be prescribed. Subsection 2 of this section provides that central government may by order published in an official gazette notify as many as its officer as it thinks fit to perform the function of administration. मतलब कैसे प्रॉपर्टी को मैनेज किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, वो सब एज पर द रूल्स वो बोला जाता है सर। एपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट को बोला गया है सर, एपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है, अपील टू हाई कोर्ट, ठीक है। एपीलेट ट्राइब्यूनल चैप्टर 5 डील्स विद द प्रोविजंस relating to appellate tribunal. Section 30 deals with establishment of appellate tribunal. The said section seeks to provide that the central government shall by notification establish an appellate tribunal, मतलब basically आप लोग जानते हो कोर्ट, to hear appeal against the orders of the adjudicating authority and the authorities under this section 40 lays down procedure and power of appellate tribunal. Subsection 1 of this section provides that the appellate tribunal shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure 1908, but shall be guided by the principles of natural justice. मतलब सिर्फ सिविल प्रोसीजर कोर्ट पे नहीं रहेगा, वो नेचुरल जस्टिस का पद लेगा, वे लेगा और उसके ऊपर बेस करके ट्रांजैक्शंस का जो भी डिटेल्स है उसको बताएगा। सिमिलरली आप ट्राइब्यूनल पे जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है, स्पेशल कोर्ट्स में सेम काम करता है, ठीक है, ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशंस में, ठीक है, और ऑफेंस में कंपनीज के केस में ऑफेंस होने से क्या होता है,
कॉन्सेप्ट वही है सर, कॉन्सेप्ट वही है, आपको बस एक बार गो थ्रू करना है, ठीक है। और इसके नीचे ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यहाँ से नॉर्मली पूछा जा सकता है, ठीक है, आप ये एक बार जरूर देख लेना, एग्जाम में ऐसा इजी क्वेश्चंस भी पूछता है। स्टेट द सैलेंट फीचर्स ऑफ बिनामी ट्रांजैक्शंस, व्हाट इज अ बिनामी ट्रांजैक्शन, डिस्कस द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इन बिनामी ट्रांजैक्शंस, व्हाट आर द पेनल्टीज ऑफ बिनामी ट्रांसफर प्रॉपर्टी, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बिनामीदार और बेनिफिशियल ओनर, ठीक है। दीस आर सम इजी क्वेश्चंस, ठीक है, ये एक बार देख लेना। और आप लोगों के पास स्कैनर होगा, है ना सर, स्कैनर, एक बार स्कैनर से देख लेना क्या क्या क्वेश्चन है। बट स्कैनर देखने से पहले एक बार नजर पूरा एक बार गो थ्रू कर लेना, अगर कोई पॉइंट डाउट हो जाए आपको, ठीक है, ऐसे डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज सेम चीज कभी कंपनी के बारे में, कभी पार्टनरशिप के बारे में, कभी इंडिविजुअल के बारे में एक ही चीज बार बार कहा है। आप लोग अगर समझ गए, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया, तो मुझे नहीं लगता ये लॉ को कोई दिक्कत करेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये एंटी करप्शन में जो दूसरा एक है मनी लॉन्ड्रिंग का है, उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। बस आज इतना ही रखता हूँ, बस आप लोग स्कैनर लो और क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो। अच्छा, दुर्गा पूजा के बाद ए नंदिनी তুই তো টেস্ট দিতেই আসছিস না, একটা টেস্ট দিয়ে আমাকে অবশ্য পাঠিয়েছিস, আমার চেক এখনো হয়নি ওটা। দুর্গা পূজার পর টেস্ট দিতে আসবি কিন্তু অফলাइन, হ্যাঁ, কথাকেও বলে রাখলাম। ज्योति, ज्योति तो मणिपुर से भी नहीं आ सकता, ज्योति अपने घर में बैठी है, ठीक है। हेलो, क्या सर? टेस्ट, ठीक है। नंदिनी ने एक टेस्ट मुझे शेयर किया, ज्योति को मैंने वो क्वेश्चन शेयर नहीं किया था। अच्छा, ज्योति को मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। ज्योति, कंपनी लॉ का एक टेस्ट मैंने अरेंज किया था, तुम भी उसको सॉल्व करके मुझे सबमिट करना। चौथा भी सबमिट कर देना मुझे, हाँ। यस सर। ओके, मैं क्वेश्चन आज ही शेयर कर देता हूँ। एक बार मुझे लिख दो तो सर टेस्ट का क्वेश्चन कंपनी लॉ का। दुर्गा पूजा के बाद जो लोग सामने रहते हो, आके सामने आके टेस्ट लेके जाओ, ठीक है सर? हाँ बोलो सर। टैक्स का टेस्ट का कैसा करेगा? टैक्स का टेस्ट का कैसा करेगा, ठीक है, टैक्स का भी टेस्ट ले लेंगे, उसमें क्या है। मतलब कि ऐसा करने होगा, अभी जितना चैप्टर्स हो गया ना, सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी हो गया, और विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम हो गया, ये 3 चैप्टर्स का ही एक ही क्वेश्चन पे ये तीनों क्वेश्चन डाल के वैसा सम अगर एक ही क्वेश्चन में करने से, ठीक है, बेसिक्स हो जाएगा, एग्रीकल्चर हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा, सैलरी हो जाएगा, सब मिक्स अप करके एक क्वेश्चन सेट बना के भेज देंगे, ठीक है। सबको मैं डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। ओके सर, बाय सर। ओके सर, ठीक है, बता। बाय सर। हाँ बोल।